ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। वहीं राहुल गांधी बोले एसआईआर कोई सुधार नहीं है, थोपा गया एक जुल्म है। दूसरी खबर, बरेली दंगों के आरोपी और तौकीर रजा के करीबी आरिफ के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खंडहर में तब्दील हो गया। इधर क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी टल गई है। स्मृति के पिता को अचानक से हार्ट अटैक आ जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। और दुबई में तेजस हादसे में शहीद विंग कमांडर नामांश स्याल का हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। नम आंखों से हर किसी ने विदाई दी है। अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर में एक नाबालिग को कार की चाबी क्या मिली, उसने सड़क पर ही कोहराम मचा दिया। सड़क पर कार दौड़ाकर इस नाबालिग ने कई गाड़ियों को टक्कर मारने के साथ ही स्कूल जा रही एक बच्ची और उसके पिता को भी टक्कर मार दी। कार की स्टीयरिंग थामे 14 साल का लड़का जैसे ही सड़क पर आया, उसने ये कांड कर दिया। एक झटके में उसने कई बाइक का कबाड़ बना दिया। जैसे ही बाइक से कार टकराई, वैसे ही अंदर से लोग दौड़कर बाहर आए, लेकिन नाबालिग ड्राइवर को वो रोकते या टोकते, उससे पहले ही वो तेज रफ्तार से वहां से भाग निकला। ये तस्वीर तो सिर्फ झांकी है। इस शैतान बच्चे के सामने आगे जो भी कोई आया, उसने उसको रौंद डाला। ये कम से कम हमारे ऑफिस के बाहर 7-8 गाड़ियों को एक्सीडेंट करके मारती है। आगे लड़ते भिड़ते लोगों को चोट पहुंचाते, दूर एक दीवार में कार टकराकर जब रुकी तो उसकी हालत ऐसी थी। कार में लाल रंग से बड़ा बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार लिखा दिखा। कार का ऐसा कोई शीशा नहीं बचा जो सही सलामत हो। इस दौरान बेकाबू कार ने न सिर्फ सामने आई गाड़ियों को टक्कर मारी, बल्कि पिता पुत्री को भी बुरी तरीके से रौंद दिया। स्कूल जा रहे थे, गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारी। पुलिस ने किशोर और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है। गुजरात से ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में घर पर खड़ा हुआ ट्रैक्टर खुद चलने लगा और अपने मालिक को रौंद दिया। बिना ड्राइवर ट्रैक्टर की करतूत, सामने है सबूत। ट्रैक्टर गेट से ऐसे निकला मानो कोई ड्राइवर जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। ध्यान से देखिए तो इस ट्रैक्टर में कोई ड्राइवर ही नहीं है। ट्रैक्टर का मालिक अपने गेट पर खड़ा था। अचानक धीमी रफ्तार में ट्रैक्टर आया, कुचला और सामने की दीवार से टकरा गया, जिसके बाद दर्द से कराहते व्यक्ति को बचाने के लिए लोग दौड़े। ये तस्वीर हर किसी को सीख देती है कि जब भी गाड़ी से उतरे तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल जरूर करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिस्टल की नोक पर लग्जरी कार की लूट का वीडियो सामने आया। 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने 2 घंटे के भीतर गाड़ी को बरामद कर लिया। बदमाश तेज कदमों से चलते हुए कार के पास आया, पिस्टल निकाला और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर पर पिस्टल तान दिया। ड्राइवर डरकर कार को बदमाश के हवाले कर दिया और बदमाश बिना वक्त गंवाए कार लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस लूट के लिए बदमाश पूरी तैयारी से आया था। ड्राइवर घर से निकला और अपने डॉगी को कार में बैठा दिया। जैसे ही डॉगी को बैठाकर वो ड्राइविंग सीट पर पहुंचा, सामने से बदमाश का दोस्त तेजी से आया और दूसरी ओर से कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। इसी बीच उसका दूसरा बदमाश पिस्टल लेकर पहुंचा और डरा धमका कर कार को अपने कब्जे में ले लिया और वहां से भाग निकला। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जीपीएस से कार को ट्रैक कर 2 घंटों में ही कार को बरामद कर लिया। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन कार में बैठी गर्लफ्रेंड पकड़ ली गई। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की निगरानी भी करेंगे। शिक्षा विभाग ने उन्हें ये काम सौंपा है। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी स्कूल में आवारा कुत्ते इस तरह पड़े हुए पाए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी वहां के टीचर्स की होगी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया, हर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को नोडल अधिकारी बनाएं। वो स्कूल के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की जानकारी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर को देंगे।
अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि टीचर्स कुत्ते पकड़वाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि स्कूलों के पास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोई कुत्तों का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पर हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में बायोडीजल पंप पर आग भड़कने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक लगी थी कि एक व्यक्ति की मौके पर जलकर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। आग इतनी भयानक लगी कि देखते ही देखते पूरे पेट्रोल पंप को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। बताया जा रहा है कि बायोडीजल पंप अवैध रूप से चल रहा था, जिसमें 20 दिन से डीजल नहीं था। जब डीजल आया तब जैसे ही मशीन चालू हुई शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद चिंगारी ज्वाला बन गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब बात उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी और माफिया आरिफ के अवैध शोरूम को प्रशासन ने कबाड़ में तब्दील कर दिया है। वहां बुलडोजर कार्रवाई का यह लगातार दूसरा दिन था। बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बने आरिफ के 3 मंजिलों की अवैध शोरूम को बुलडोजर से तोड़ा गया। यहाँ 16 दुकानें हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी साइड पे एक शोरूम है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद 3 मंजिलों का शोरूम खंडर में तब्दील हो गया। इलाके में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस की भारी टीम लेकर प्रशासन वहां पहुंचा था। इससे पहले कल भी आरिफ की 3 मंजिलों की मार्केट और 16 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। आरोप है कि आरिफ ने अवैध तरीके से बेनामी संपत्ति बनाई थी, जिस पर लगातार 2 दिनों से बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन की एक तस्वीर गुजरात के भावनगर से भी आई है, जहां एक मदरसा इलाके की सड़क के काम में अड़चन पैदा कर रहा था, जिसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और अब उस मदरसे के बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया है। भावनगर शहर के तरसमिया इलाके में सड़क के ठीक बाजू में बने मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एक बड़े इलाके में बने मदरसे ने वहां से निकलने वाली सड़क के लिए अड़चन पैदा कर दी थी। रोड का जो काम करना था उसके हिसाब से जो है यहाँ पर एक मदरसा है, उसका एक ब्लॉक जो है जो इस काम में अड़चन रूप था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उस मदरसे के 6 फ्लैट, हॉस्टल के 8 कमरे, 1 हॉल और रसोई को मलबे में बदल दिया गया। 100 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी में 4 बुलडोजर और 3 बड़ी मशीनें लगाकर अवैध दीवारों को मिट्टी में मिलाया गया। इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने सड़क किनारे 1500 वर्ग मीटर के इलाके को सड़क बनाने के लिए खाली करा लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीच सड़क पर एक ट्रॉली में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयानक लगी कि सड़क पर कोहराम मच गया। ट्रॉली में धान और धान में लग गई आग। तस्वीरें ऐसी जिसे जिसने अपनी आंखों के सामने देखा उसका दिल घबरा गया। ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और समय रहते ट्रॉली को अलग कर ट्रैक्टर को बचाया। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। हालांकि जब तक आग बुझी, ट्रॉली पर रखा सारा सामान जलकर राख में बदल चुका था। आग लगने से किसान को भारी नुकसान हुआ। 2 दिन बाद यानी 25 नवंबर को एक बार फिर अयोध्या में ऐतिहासिक पल आने वाला है, जब राम मंदिर के ऊपर सूर्यवंश की झलक वाला पताका फहराया जाएगा। उस ध्वज को पीएम मोदी फहराने आएंगे। ऐसे मौके पर फिर से दुनिया भर की हस्तियां रामनगरी में जुटने वाली हैं, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या नगरी को एक बार फिर से उसी तरह से सजाया जा रहा है जैसे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सजाया गया था। अयोध्या की सड़कों के डिवाइडर पर तरह तरह के फूल गमले रखे जा रहे हैं। सड़कों के किनारे सुंदर सुंदर स्वागत पंडाल बनाए गए हैं और उस पर जय श्री राम लिखा गया है। राम मंदिर परिसर में भी तरह तरह के फूल लाए गए हैं और राम दरबार की बगिया को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है, ताकि जब दुनिया के मेहमान अयोध्या में आएं तो राम नगरी की सुंदर छवि अपनी यादों में बसा कर ले जाएं। राम नगरी को फूलों और रंगोली के साथ साथ रात के वक्त तरह तरह की लाइट से भी श्रृंगार किया गया है। पूरे अयोध्या में इसी तरह की लाइटिंग की जा रही है।
रामलला के मंदिर के निर्माण के उपरांत ध्वजा फहराने के लिए, ध्वजा को स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता आह्लादित हैं और सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देखने वाली है। रामनगरी को सजाने के साथ साथ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। अयोध्या के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। दुकान और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई अराजक तत्व इस मौके पर विघ्न पैदा न कर पाए। पुलिस बम स्क्वाड की टीम और बड़े बड़े अधिकारी गली गली घूमकर एक एक चीज की जांच करते दिखे। दुकान हो, सड़क या फिर रोड के किनारे रखे सामान, हर चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। उसमें डॉग स्क्वाड के साथ साथ माइंस को डिटेक्ट करने वाली टीम भी लगी है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर से भी तैयारियों का जायजा लेने का काम किया जा रहा है। बड़े अधिकारियों ने न सिर्फ मंदिर परिसर का हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, बल्कि बाकी इलाकों में व्यवस्था को भी देखा। इन तैयारियों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। वो अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। राम मंदिर पर पताका फहराने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पाती लिखी, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अयोध्या का नाम फिर से इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से अयोध्या वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का स्वरूप लेगी। भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अनुष्ठान एक यज्ञ की पूर्णाहुति ही नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। आइए हम सभी मिलकर राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित एक नव उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार का चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन एसआईआर और घुसपैठ पर सियासी रार अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच तेजी से वोटर लिस्ट में सुधार का काम भी चल रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा दिशा निर्देश के बाद यूपी की सियासत गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बने, घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाए। इस निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी बिना कारण परेशान रहते हैं। पहले से ही ये नियम बने हुए हैं कि कोई घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश या देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं। अगर सीमाएं पार के करके कुछ लोग आ गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। कांग्रेस ने भी योगी के निर्देश पर सवाल उठाया है। चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले झारखंड में घुसपैठिए भाजपा को याद आए थे, उसके बाद बिहार में घुसपैठिए याद आए, अब बंगाल में याद आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव है तो आपको डिटेंशन सेंटर की पड़ गई। घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, लेकिन घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी एक्टिव हो गए हैं और सभी जिलों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान शुरू हो गई है। सत्यापन और कार्रवाई तेज कर दी गई। डिटेंशन सेंटर्स की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होगी। लखनऊ नगर निगम तो व्यापक सत्यापन अभियान चलाने में सबसे आगे है। लखनऊ में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सीएम योगी ने सुरक्षा एजेंसियों को कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी भी एसआईआर के खिलाफ उतर आई है और पीडीए प्रहरी दल तैयार कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को एक गाना भी लॉन्च किया है। छूटे ना वोटर कोई करना ये गौर है, पीडीए प्रहरी ने थामी जो कमान है। एसआईआर के खिलाफ गाना लॉन्च करने के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए। उधर एसआईआर से जुड़े कुछ बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधा। एक और बीएलओ की मौत से गहरा सदमा लगा। और कितने लोगों की जान जाएगी इस एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी मंगलवार को 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालने वाली हैं। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है?
बीजेपी ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एसआईआर के विरोध पर बड़ी बात कह दी। मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न का जिक्र करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि मियां एकजुट होकर वोट डालते हैं, जिसकी वजह से वे राजनीतिक रूप से मजबूत रहते हैं, जबकि हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि निचले असम यानी ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी हिस्से के जिलों से अवैध रूप से बसने वालों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाए रखना होगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि मैं हमारे लोगों से कहता हूं कि वो एकजुट होकर वोट करें। यानी असम के मुख्यमंत्री ने एक तरह से घुसपैठ के मुद्दे को और तूल दे दिया। कभी कभी ये भी देखा गया कि घुसपैठी जो साथ के देशों से आते हैं वो अपना नाम उसमें डलवा देते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक तो है नहीं। कांग्रेस भी एसआईआर के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। देखिए, चुनाव आयोग यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कुल 12 राज्यों में एसआईआर करा रहा है। छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान शनिवार को मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स अवार्ड में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से न केवल भारतीय जवानों की शौर्य गाथा को सलाम किया, बल्कि शांति का संदेश भी दिया। शाहरुख खान ने 26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट के शहीदों के लिए भावुक स्पीच दी। 26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। शाहरुख ने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों के सम्मान में कविता भी पढ़ी। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना, मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना, 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। अपनी स्पीच के आखिर में शाहरुख ने सुरक्षा कर्मियों के समर्पण और भारतीय लोगों की ताकत को सलाम भी किया। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आ रही है, जहां भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अक्षरा सिंह के लाइव शो में जबरदस्त बवाल हो गया। शो के दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और पंडाल में लगी हुई सैकड़ों कुर्सियां तोड़ डाली गई। हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से भीड़ को किसी तरीके से संभाला है। तो भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के ये शो में बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बहुत मुश्किल से भीड़ को कंट्रोल किया। और अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर भारत में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए वो उन्हीं आतंकियों का इस्तेमाल करने वाले थे जो दिल्ली आतंकी हमले के बाद गिरफ्तार हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान से भारत की तरफ लॉन्ग रेंज ड्रोन्स की खेप आनी थी और उन्हीं ड्रोन्स और छोटे रॉकेट्स को असेंबल कर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी। जैसे हमास इजराइल पर हमले करता के ठीक उसी तर्ज पर भारत को टारगेट करने की प्लानिंग थी। इसके लिए 10 किलो तक वजन उठाने वाले ड्रोन्स का सिलेक्शन किया गया था, जिन्हें अलग अलग पार्ट्स के तौर पर भारत भेजा जाना था। पाकिस्तानी हैंडलर किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए ड्रोन के पार्ट भेजते और जो आतंकी अभी गिरफ्तार हुए हैं उन्हीं से ड्रोन को तैयार करवाया जाता।
खतरनाक बात यह है कि ऐसे ही एक ड्रोन एक्सपर्ट जासिर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया, जो ड्रोन को मॉडिफाई करता था और रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। जासिर दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का साथी था और उसने हमले के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी दिया। लेकिन आतंकियों को चलाने वाले हैंडलर्स पर भी बड़ा अपडेट आया है। पहली बार इसमें आईएसआई का कनेक्शन मिला है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इन आतंकियों के 3 विदेशी हैंडलर्स हैं, जिनका नाम डॉक्टर उकाश शाह हाशिम और फैसल इकबाल भट्ट है, और इनमें सबसे अहम हैंडलर है फैसल इकबाल भट्ट। जांच अधिकारियों के मुताबिक वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हो सकता है। जिस तरीके से वो बात कर रहा था, उससे वो अधिकारियों को आईएसआई का एजेंट लग रहा है। वहीं इन सभी को सटीक ऑर्डर दे भी रहा था। उसके अलावा आशंका इस बात की भी है कि एक हैंडलर डॉक्टर उकाशा अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में छिपा हुआ है, जबकि तीसरे हैंडलर हाशिम के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। देश से बाहर बैठे आतंकियों के साथ अंदर बैठे गद्दार भी जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। कश्मीर में आतंकी उमर के करीबियों को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर्स के साथ अब एक एसी रिपेयर करने वाला भी गिरफ्तार हुआ है। ब्लास्ट के बाद से हिरासत में लिए गए श्रीनगर के तुफैल नियाज भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो आतंकियों का हथियार सप्लायर है। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर अदील के लॉकर से जो AK-47 मिली थी, वो इसी तुफैल ने दिलवाई। अब गिरफ्तारी के बाद परिवार इसे बेकसूर बता रहा है। कहाँ से करेगा वो छोटा बच्चा इतनी सारी काम? कहाँ से लाएगा वो वेतन? आप मुझे बोल रहे, कहाँ से लाएगा वो पैसे? जब कमाने के लिए इतना सा होता है तो खाने के लिए उतना ही रहता है। मां चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि नियाज के पास पाकिस्तान से हथियार आते थे। नियाज ने हथियार लेकर पहले उसे उमर को दिया, उमर ने अदील को दिया और उसके पकड़े जाने के बाद पूरा खेल खुल गया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी फिर से विवादों में हैं, और ऐसा इस वजह से क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का बचाव करने की कोशिश की। मदनी ने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिर नहीं उठाने दिया जा रहा, और इसके लिए उन्होंने जवाद सिद्दीकी का उदाहरण दिया। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। अब इस बयान के चलते मदनी अपनी ही कौम के कुछ लोगों के निशाने पर हैं। और ये ढंडोरा पीटना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये फजूल की बात है। अब इन सब बातों से निकल करके आगे बढ़ करके एजुकेशन की बात करें। मदनी ने जो बयान दिए हैं उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में एक हॉस्टल पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इब्राहिम पट्टनम स्थित हॉस्टल के अंदर घुसकर उत्पात मचाया और काफी देर तक हंगामा करते रहे। उपद्रवी बाइक पर सवार होकर लाठी, डंडा और बैट लेकर पहुंचे थे और हॉस्टल की कैंटीन में घुसते ही मारपीट करने लगे। तभी एक महिला बीच बचाव करने पहुंची, लेकिन हमलावरों ने किसी की भी नहीं सुनी और वहां मौजूद लोगों को पकड़कर मारना जारी रखा। लाठी, बैट और डंडों से पिटाई करते दिखे। हालांकि एक बुजुर्ग ने काफी मशक्कत के बाद बीच बचाव कर हमलावरों को किनारे किया। ये वीडियो एनटीआर जिले के पश्चिम इब्राहिम पट्टनम का है। आरोप है कि गांजे के नशे में धुत कुछ लड़कों ने अस्पताल के हॉस्टल पर हमला किया था, जिसके बाद हॉस्टल की वार्डन ने पुलिस में शिकायत कर दी। बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से सीरीज से बाहर हैं। गिल की जगह इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी केएल राहुल संभालेंगे। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वनडे सीरीज का हिस्सा हैं। 30 नवंबर को 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। देखिए, दिल्ली की आबोहवा किस कदर खराब हो चुकी है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। आज भी हवा की गुणवत्ता को बहुत खराब वाली श्रेणी में ही रखा गया है। हर रोज दिल्ली की सुबह इसी तरह धुंध की चादर के साथ हो रही है। रविवार की सुबह AQI 381 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली के साथ साथ लगभग पूरे NCR में भी हालात इसी तरह के हैं। चारों तरफ स्मॉग ही स्मॉग है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी लगातार जारी है।
असल में अगर प्रदूषण आपका 500 है तो सरकार कह रही है 350 है। सरकार ने ना तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को रोका ना अपनी कंस्ट्रक्शन रोका। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, मरीजों की लाइन लगी हुई है। बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में ग्रेप 3 लागू किया गया है। अगर प्रदूषण का स्तर 451 तक या इससे ज्यादा हो जाता है तो ग्रेप 4 लागू किया जाता है। देश विदेश में मोटापा एक महामारी की तरह फैल रहा है। भारत में भी मोटापे के शिकार लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। हेल्थ जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी करीब 18 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं और अगर मोटापा बढ़ने की रफ्तार नहीं कम हुई तो 2050 तक देश के 45 करोड़ लोग मोटापे की चपेट में होंगे। बढ़ते मोटापे की सबसे बड़ी वजह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी कि पैकेट बंद खाने को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 से 2019 के बीच भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री 40 गुना तक बढ़ गई। मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट यानी कि चर्बी जमा होने लगती है। शरीर में बढ़ते फैट यानी कि चर्बी की मात्रा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की वजह बनती है। मोटापे से होने वाले नुकसान की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज के 80% मामले मोटापे से जुड़े हैं। 50% हार्ट अटैक का जिम्मेदार भी मोटापे को ही बताया जाता है। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की आज होने वाली शादी पोस्टपोन हो गई है और इसकी वजह है उनके पिता की तबीयत बिगड़ना। बताया गया कि शादी से कुछ घंटे पहले ही उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया। कल तक बेटी की शादी की खुशी में डांस करने वाले स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। स्मृति के मैनेजर ने बताया कि सुबह नाश्ते के वक्त उनकी तबीयत खराब हुई और अब वो अस्पताल में हैं। वो अपने फादर से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो स्मृति मंधाना ने डिसाइड किया कि जब तक उनके पापा ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए ये जो मैरिज जो आज होने वाली थी वो अभी इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड है। महाराष्ट्र के सांगली में स्मृति और पलाश की शादी होने वाली थी। इसके लिए वर्ल्ड कप चैंपियन टीम भी अपनी साथी की शादी के लिए सांगली में अलग अलग फंक्शंस में शामिल हुई थी। अब शादी की अगली डेट उनके पिता के ठीक होने के बाद ही आएगी। हार्ट अटैक के बाद सांगली के जिस अस्पताल में स्मृति के पिता का इलाज चल रहा है वहां से उनका हेल्थ अपडेट भी आ गया है। लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होकर उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स डेवलप हुए थे। इमीडिएटली सर्विथ हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर सांगली में यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उनकी जांच पड़ताछ हुई। फिलहाल ऐसी सिचुएशन है उनकी ब्लड प्रेशर थोड़ा एलिवेटेड है तो उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है। गजा के हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि सीजफायर के बावजूद इजराइल गजा पर हवाई हमले कर रहा है जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये गजा शहर की ताजा तस्वीर है जहां बर्बाद हो चुकी इमारतों से उठ रही आग की लपटें बताती हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। 10 अक्टूबर को ही शांति समझौता हुआ था। बावजूद इसके इजरायली सेना ने एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए और हमलों के बाद इजराइल ने खुद बताया कि इन हमलों में हमास से जुड़े 5 सीनियर मेंबर्स की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने शनिवार को एक वाहन को निशाना बनाया था जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद अलग अलग जगहों पर हवाई हमले हुए और मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। गजा पर इजराइल के हमले अक्टूबर 2023 से जारी हैं, जिसमें अब तक करीब 70,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बैठक की और 2 टूक कहा कि इजराइल हर वो काम करता रहेगा जिससे हिजबुल्लाह फिर से खतरा ना बने। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू लॉरी ने यात्रियों से भरी हुई बस को पीछे से टक्कर मार दी और इस खतरनाक हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 16 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। हादसा ऐसा जिसने हाईटेक बस का कचूमर निकाल दिया। जिस वक्त हादसा हुआ तब बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेजी से आई लॉरी ने उसे जोरदार टक्कर मारी। हादसे के वक्त बस में 33 यात्री सवार थे। जैसे ही हादसा हुआ बस के परखच्चे उड़ गए, चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।
महाराष्ट्र के सातारा में ग्रामीणों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टर पर एक बीमार महिला से कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था। वहीं पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। एक महिला ने आरोपी डॉक्टर को शर्ट से पकड़कर खींचा, फिर चप्पल बरसा दिए। तो एक युवक ने डॉक्टर पर अपना गुस्सा उतारा और उसकी पिटाई कर दी। कथित छेड़खानी से गुस्साए गांव वालों ने आरोपी डॉक्टर का क्लिनिक भी तोड़ दिया। आरोपी डॉक्टर का नाम अल्ताफ हुसैन उस्मान सा नदाफ बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ गांव वालों ने पुलिस में छेड़खानी की कोशिश करने का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर मामले की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। दबंगों ने मामूली से विवाद के बाद छात्रों पर दनादन फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना के बाद से अस्पताल के लोगों में, आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रेटर नोएडा एक बार फिर गूंज उठा। कुछ छात्रों पर दबंगों ने दनादन फायरिंग की, जिससे हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर सामने है। दबंगों ने एक या दो गोलियां नहीं चलाई, बल्कि कई राउंड फायरिंग की। दबंगों के निशाने पर थी ये स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। फायरिंग के निशान गाड़ी के अंदर तक मौजूद हैं। गोली चलने के बाद आसपास लोगों में डर, दहशत का माहौल था। लोगों का कहना है कि मामूली कहा-सुनी के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में 328 किलो ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई। अमित शाह ने एनसीबी, दिल्ली पुलिस को इसके लिए बधाई दी है। नशा मुक्ति अभियान की तरफ ये एक बड़ा कदम, अमित शाह ने बताया। फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने के बाद शहीद होने वाले विंग कमांडर नामांश सियाल का आज अंतिम संस्कार हुआ। हिमाचल के कांगड़ा जिले में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शहीद विंग कमांडर की अंतिम यात्रा में सेना के साथ पूरा गांव जमा हुआ था। जलती हुई इस चिता में देश के वीर जवान के जीवन का त्याग हुआ। तिरंगे में लिपटे उनके शव पर तेजस का कैप भी रखा हुआ था, जो आखिरी पल तक उनके साथ रहा। फाइटर जेट तेजस को उड़ा रहे विंग कमांडर नामांश की पत्नी भी विंग कमांडर है। सेना की वर्दी में अपनी भावनाओं को स्थिर करने वाली वो अफसर अपने पति की मौत के बाद खुद के आंसू कैसे रोकती। उन्होंने विंग कमांडर नामांश को रोते रोते आखिरी सैल्यूट किया। अगले महीने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही डेप्यूटी सीएम अजित पवार के एक बयान से सूबे की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल अजीत पवार मालेगांव में निकाय उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जनता को वोट न देने पर फंड कटौती की चेतावनी दे डाली। बात तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय ते। इधर विपक्ष ने बयान को मुद्दा बना लिया है। अजीत दादा ने तो इस तरह से बात की जैसा उन्होंने अपने मामा के घर से पैसे लाके दिए। ये एक तरह की रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ धमकी भी देने की कोशिश करते हैं। बयान पर अजीत पवार ने खुद भी सफाई दी है। उनका कहना है कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी, बस यही कहा है कि जिताएंगे तो विकास देंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के समागम का पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। इस दौरान पंजाब सरकार के तमाम मंत्री भी मत्था टेकने और अरदास करने श्री आनंदपुर साहिब जी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने भी गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और उनके बलिदान को याद किया।
हम सब जानते हैं कैसे उस वक्त औरंगजेब कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती कर रहा था, और जब वो गुरुजी महाराज के पास पहुंचे तो गुरुजी महाराज ने अपनी सुप्रीम कुर्बानी दी। उनका धर्म बचाने के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। शहीदी शताब्दी समारोह के लिए पंजाब सरकार की तरफ से काफी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पहुंच सकें। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।